माँ शारदे के चरणों में शत शत नमन। सभ्यता का पालना रही, आधुनिक विकास और शिक्षा का तीर्थ और विद्युत नगरी के रूप में प्रसिद्ध सूरतगढ़ की इस पावन धरती को, इस माटी को प्रणाम, दंडवत नमन। सूरतगढ़ की इस पावन धरा ने एक ऐसे सच्चे सपूत को पैदा किया जिसने न केवल शिक्षा की चेतना जगाई, शिक्षा की अलख जगाई, अपितु उन्होंने सफलता की ऊंचाइयां भी छुई। उनके लिए यदि दो पंक्तियां कहूं तो जननी जने तो ऐसे जने के दाता के शूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी मते गवाई जे रू। तो शिक्षा, सेवा और समर्पण के ऐसे नूर हमारे प्रवीण जी भाटिया सर के चरणों में मेरा शत नमन, सर चरण स्पर्श। इसके साथ यहाँ आए हुए हमारे बच्चे और हमारी नित्य नूतन चिर पुरातन भारतीय संस्कृति की संवाहक इस युवा तरुणाई को सलाम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, आदाब अर्ज। और यदि यहाँ जो अभिभावक आए हुए हैं उनके हौसले के लिए, उनके जज्बे के लिए और अपने बच्चों को यहाँ लाने के लिए और भारत की सबसे बड़ी जो सेवा है सिविल सेवा, उसके लिए प्रेरित करने के लिए उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज का जो कार्यक्रम है इसकी रूपरेखा मैं पहले बताना चाहूँगा। मैं पहली बार कुछ देख करके बोलूँगा आज, क्योंकि मुझे लगा कि आज का जो कार्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा हमेशा आपको मोटिवेट करता रहे और जब तक आप आईएएस न बन जाएं तब तक वो निरंतर आप सुनते भी रहें। इसलिए ये पूरा कार्यक्रम ऑडियो फॉर्म के अंदर और वीडियो फॉर्म के अंदर अवेलेबल भी रहेगा भविष्य में भी। तो आज का जो कार्यक्रम है वो कई चरणों से गुजरेगा, जिसमें 2 मिनट में हमारे गुरुदेव के बारे में बोलूँगा, उसके बाद इस आश्रम के बारे में बोलूँगा, इसके बाद मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा, शायद उससे कुछ मोटिवेशन आपको मिले। इसके बाद अभिभावकों के बारे में, इसके बाद गुरुजनों के लिए कि गुरुजनों का दायित्व क्या है, और फिर जो सबसे लंबा उद्बोधन होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो एस्पिरेंट है सिविल सेवा के, उनके लिए। और अंत में हम एक इंटरेक्शन सेशन विद आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो शिक्षा है वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए, वो 2 तरफा होनी चाहिए, जिसमें आप मेरे साथ में इन्वॉल्व हों। जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो रास्ता बहुत जल्दी तय होगा। यदि मैं भाटिया सर के बारे में बात करूं तो इनका नाम लेने पर मुझे लगता है शायद मुझे पाप लगे, इसीलिए मैं इन्हें गुरुजी ही कहता हूं, क्योंकि इन्होंने ही सूरतगढ़ से शिक्षा के अंधकार को मिटाकर एक ऐसा उजाला किया जिसकी चमक पूरे राजस्थान को आलोकित कर रही है और भविष्य में पूरे भारत को आलोकित करेगी। यदि विनम्रता, सादगी, सरलता और सहजता की मूर्त देखनी हो, ज्ञान का सागर देखना हो, सफलता की ऊंचाइयां देखनी हो और नारियल सा व्यक्तित्व देखना हो तो गुरु जी के पास चले जाइए। ये सब एक साथ एक व्यक्तित्व, एक महामानव और महापुरुष में आपको दिख जाएंगे। तालियां थोड़ी कम। इसके बाद सर का नाम है प्रवीण, और इन्होंने इतने लोगों को प्रवीण किया है कि इस बार आरएएस की परीक्षा में कुल 37 बच्चे, 37 ही है ना सर, कुल 37 बच्चे और 2 हम जो विद्यार्थी हैं सर के आईएएस के अंदर निकले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यदि किसी को प्रवीणता और कुशलता और सफलता का मार्ग देखना है तो वो सर के आश्रम में आ सकता है।
क्योंकि उस आश्रम के अंदर सेवा और समर्पण और शिक्षा तीनों एक साथ मिलती है। तो सर के लिए 2 पंक्तियां भेंट करना चाहूँगा। बदल सकती है किस्मत पत्थर की भी, बस शर्त ये है कि उसे करीने से तराशा जाए। और इस करीने से जिस बालक को आपने तराशा, उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। यदि मैं सर की और मेरी बात करूं तो हमारी जो मुलाकात थी वो एकलव्य और द्रोणाचार्य के रूप में थी। यानी मैंने नाम सुना था कि सूरतगढ़ के अंदर एक शिक्षा संत का आगमन हुआ है, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे सूरतगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ में उजाला फैलाया है। तो मैंने भी गुरु द्रोण इनको मान करके खुद एकलव्य की तरह निशाना लगाने लगा और आरएएस की परीक्षा में सफल हुआ। उसके बाद मुझे सर से मुखातिब होने का मौका मिला। मैं सफल भी था, सर मेरे आदर्श थे। तो मैं चाहता था कि अब गुरु चरणों के अंदर जो ऋण मेरे ऊपर है उससे उऋण हो जाऊं। इसके बाद जो हमारा संपर्क हुआ वो एकलव्य और द्रोण से बदल करके चाणक्य और चंद्रगुप्त का हो गया। जिस तरह से चंद्रगुप्त को बनाने के अंदर चाणक्य का 101% योगदान था, तो मैं कहूँगा कि मेरे को आईएएस बनाने के अंदर पिछले 5 वर्षों में सर ने अपना तन, मन और पूरा समर्पण मेरे लिए अर्पित कर दिया। सर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसके बाद कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मुझे भाटिया कोचिंग में जाना है। मैंने कहा बेटा वो भाटिया कोचिंग नहीं है, वो भाटिया आश्रम है। कोचिंग तो पेशेवर होती है, व्यावसायिक होती है, वहाँ धनार्जन होता है, लेकिन यहाँ सेवा होती है, शुश्रूषा होती है, समर्पण है। और हर बच्चे को, चाहे वो आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं है, चाहे वो यहाँ आ सकता है या नहीं है, हर बच्चे को बहुत ही कम, यानी मैं मानूंगा कि लगभग मुफ्त के अंदर फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। और वो शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है जो दिल्ली में लगभग 1 लाख रुपए की और जयपुर में लगभग 50, 60 या 70 हज़ार रुपए की होती है। तो ये कोचिंग नहीं है। आप सभी से करबद्ध निवेदन कि कभी इस संस्थान को, इस आश्रम को कोचिंग मत कहना। मेरी तो आत्मा दुखेगी दुखेगी, आप सभी को बहुत पाप लगेगा। तो ये भाटिया आश्रम है, यहाँ शिक्षा सेवा के रूप में दी जाती है, न कि व्यावसायिकता के रूप में। और आश्रम के लिए 2 पंक्तियाँ भेंट करूँगा कि हजारों कमलों में बंद है पराग, बस चाहिए उसे कोई खोलने वाला। तो इन बंद कमलों के अंदर जो पराग था उसमें कुछ की खुशबू तो हमने ले ली, अब कुछ को सैकड़ों में, सैकड़ों को हजारों के अंदर तब्दील करने के अंदर जितना मेरा योगदान होगा इस पुनीत महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए सर मैं हमेशा तैयार हूँ, आपके लिए हमेशा समर्पित हूँ। इसके बाद अब मैं अपने बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। श्री गंगानगर जिले का एक छोटा सा प्यारा सा कस्बा है श्री कर्णपुर, पाकिस्तान की सीमा से मात्र 6 किलोमीटर दूर अवस्थित है और सूरतगढ़ का तो बिल्कुल पड़ोसी ही है। छोटा सा कस्बा जहां सपने केवल सरकारी नौकरी तक सीमित होते हैं, एक अदद छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप सभी की दुआओं, प्रार्थनाओं, आशीर्वाद और आशीर्वचन से मैंने श्री कर्णपुर से उठकर गुरु शिखर तक का सफ़र 2010 में तय किया और इसके बाद 2015 में माउंट एवरेस्ट का सफ़र भी तय कर लिया। इन सभी के लिए इन हज़ारों हाथों का योगदान है जिन्होंने हमेशा ईश्वर के आगे मेरे लिए हाथ जोड़े हैं और प्रार्थना की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेटों, बेटियों, आप सभी का बहुत 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 आभार, क्योंकि जितनी दुआएं यहाँ से गई उतनी दुआएं शायद किसी ने नहीं की। आप सभी ने सबसे ज़्यादा दुआएं मेरे लिए की। जब भी मैं आता तो आप यही कहते कि सर आपका पक्का आईएएस में चयन होगा। मैंने कहा यार मुझे अपने लिए चाहे करना नहीं हो, इन बच्चों की आशाओं के ऊपर खरा उतरना है। ऐसा न हो
कि इनकी आशाएं विफल हो जाएं, इनकी आशाएं निराशाओं में तब्दील हो जाएं, इनकी आशाएं विश्वास के अंदर तब्दील करनी है तो मुझे सफल होकर दिखाना है। मेरी थोड़ी सी मेहनत, आपकी बहुत सी दुआएं और सर का ढेर सारा आशीर्वाद, इन सभी का समेकित परिणाम आपके सामने उपस्थित है। और आपको बता दूं कि आईएएस में भी मुझे जो सर्वोच्च पद होता है आईएएस प्रॉपर, वो भी मिल चुका है। ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी तालियां होती रहनी चाहिए ताकि आपको मज़ा भी आता रहे। बाबा रामदेव जी ने कहा था ना कि तालियों से क्या आती है? एनर्जी। और हम बैठे बैठे एनर्जी कैसे हासिल करेंगे? क्लैपिंग से। देखिए, यदि मैं दो पंक्तियां कहना चाहूं तो मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत न हारना मेरे दोस्तों, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। बस इसी तरह का जीवन, इसी तरह का संघर्ष, इसी तरह की सफलता मेरी रही। यदि मैं अपनी सफलता के बारे में थोड़ी बात बताऊं तो जब मैं 2002 में मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने बीकॉम किया था, उस समय मेरा सपना था कि मैं एक सरकारी नौकरी लगूं। वो सरकारी नौकरी एक टीचर हो सकता है, वो बैंक क्लर्क हो सकता है, वो रेलवे हो सकती है, या सेक्रेटरी, पटवारी, बस इतना बड़ा सपना मेरा था। इससे बड़ा मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हमारे सपनों का दायरा एक कस्बे तक सीमित था। लेकिन जब मैं, मेरे बड़े भाई साहब यहाँ बैठे भी हैं, साहब राम जी, वहाँ एमकॉम करने के लिए हनुमानगढ़ गया तो ये पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करते थे और एनएमपीजी कॉलेज के रास्ते में राइट साइड में एक पोस्ट ऑफिस पड़ता है, यदि कोई हनुमानगढ़ में रहता है तो वहाँ एक बार हमारे सर हैं बलकरण सर, वो आए। उन्होंने कहा कि बेटा मैं बीएड की कोचिंग कराता हूँ और ओशन एकेडमी चलाता हूँ। तो मैंने कहा बीएड होती किस लिए? मैंने बीकॉम कर लिया लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बीएड किस लिए होती है। तो उन्होंने कहा कि इससे तो मास्टर बनते हैं। मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त है। मैंने कहा सरकारी बनते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, इससे सरकारी टीचर ही बनते हैं। तब मैंने कहा करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा एक बार 27 दिन पड़े हैं एग्ज़ाम के और तुम 27 दिनों के लिए ये एमकॉम छोड़ दो और 27 दिन मेरे पास कोचिंग ले लो, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कॉमर्स की सीटें उस समय 108 होती थी और बीएड में टोटल राजस्थान में सीटें 2800 ही होती थी। तो उन्होंने कहा कि शायद सिलेक्शन हो, बाकी 2-3 साल में बीएड में सिलेक्शन होता है। मैंने कहा सर इसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा? तो सर ने कहा कि इसके लिए 3 चीज़ें पढ़ लेना, पढ़ना नहीं, इनको घोट लेना। यदि इनको घोट लिया तो आप बीएड का जो प्री टेस्ट है वो क्लियर कर जाओगे। तब उन्होंने बताया कि एक तो मेरे नोट्स, दूसरा प्रतियोगिता टुडे की बुक, और तीसरे जो मैं टेस्ट लेता हूँ ना, पहले 2 महीने में जो लिए और अब 27 दिन में जो लूँगा, वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही आसान काम है। मैंने कहा सर इन 3 के अलावा कुछ पढ़ना है? उन्होंने कहा नहीं। और संयोग से उस वर्ष जो पीटीटी की परीक्षा हुई उसमें मेरा ऑल राजस्थान 21st रैंक आया, लगभग 450 नंबर थे और मेरा पीटीटी में सिलेक्शन हो गया। बहुत छोटी सफलता थी लेकिन इसने बहुत बड़े दरवाजे खोल दिए। वो दरवाजे जो भारत की सर्वोच्च सेवा के अंदर जा कर के ही बंद हुए, अब एक नया दरवाज़ा खुलेगा मेरे लिए। देखिए मैं इस चीज़ से क्या सिद्ध करना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी जो सफलता है वो छोटी नहीं होती। बस उस सफलता से आपको प्रेरणा लेनी है, उससे मोटिवेशन लेना है और उस सफलता के बाद जो छोटे छोटे लक्ष्य आपने बनाए हैं उनकी तरफ नित आगे बढ़ते जाना है। और इसी लक्ष्य की ओर मैं आगे बढ़ा और मैंने जो ग्रेड 3 का टेस्ट हुआ था 12 सितंबर 2004 को, 5 जनवरी 2005 को परिणाम आया और 5 मार्च 2005 को राजकीय सेवा में मेरी प्रथम ज्वाइनिंग हुई। तब मैंने देखा कि मैं इसके अंदर टॉप रैंक में आया हूँ, यानी कि आरएएस
की परीक्षा के लिए मुझे जो प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा का स्रोत था वो टीचर की परीक्षा। वहाँ हमारे यहाँ जो सुनील छाबड़ा जी हैं वो मेरे से ऊपर थे, उनके बाद मेरा नंबर था। यानी 2005 की परीक्षा के अंदर हम टॉप आए राजस्थान के अंदर। तब हमारे गुरुजनों ने कहा कि जब आप टीचर भर्ती में टॉप कर सकते हो ना, तो आप आरएएस में भी टॉप कर सकते हो। मैंने कहा सर आरएएस तो बहुत बड़ी परीक्षा है। तो क्या नहीं, आरएएस में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर तो बन ही सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल कर लूँगा मैं, क्योंकि एसडीएम बनना तो ऐसा मानते थे कि ये कोई दुर्लभ संयोग होता है ना, जब कोई पुष्य नक्षत्र आता है तभी बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो 2 साल तक मैंने प्रोबेशन पीरियड पूरा किया। उसी बीच एक बार हमारे डीओ साहब थे, उनसे छुट्टी लेने के लिए चला गया। 20 वर्ष की उम्र में टीचर बन गया। बच्चा था, जानकारी थी नहीं कि प्रोबेशन पीरियड से पहले छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती। तो मैंने लिखा उसके अंदर कि मुझे आरएएस की तैयारी करनी है और 2 वर्ष के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, और 2 ही महीने मुझे हुए थे ज्वाइनिंग के। मेरी अपरिपक्वता थी। मैं एप्लीकेशन लेके गया और हमारे डीओ साहब थे, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी कि भैया 2 साल प्रोबेशन पूरा करो, ऐसे छुट्टी थोड़ी मिलती है कभी। बात भी सही थी उनकी। फिर मैंने 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पूरा किया, और जैसे ही मेरा प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ तो मैं कर्णपुर से गुलाबी नगरी की ओर 1 अप्रैल 2007 को कूच कर गया, और लगभग 4.25 साल के बाद ही घर लौटा। बीच में 4-5 बार आया पर स्कूल नहीं गया कभी। मैंने ये प्रयास किया कि जितना भी समय है वो सारा का सारा मैं तैयारी में लगाऊं। तो पहली बार जब जयपुर पहुंचा तो एक हमारे सज्जन आए जो 3 बार असफल थे। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि कभी भी असफल से मुलाकात मत करना, सीनियर से मुलाकात नहीं करना, क्योंकि कहते हैं कि सीनियर वे होते हैं जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते। इसलिए आप हमेशा सफल लोगों से सीखो, उन असफल लोगों से भी सीखो जिन्होंने गलतियां की हैं, ताकि गलतियां रिपीट न हो। तो मेरे को उन्होंने एक बात कही कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, आप अपनी टीचर की नौकरी को ख़राब क्यों कर रहे हो, आप तो यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा एक ट्राई तो कर लेते हैं, एक ट्राई करने में क्या जाता है। और पहली बार में मैंने केवल इतना लक्ष्य रखा था कि बस प्री पास हो जाए तो अगली बार इंटरव्यू तक पहुंच जाऊंगा, और उससे अगली बार मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। तो पहली बार में प्री भी पास हो गया, मेंस भी पास हो गया, और इंटरव्यू मेरी 635वें रैंक आई, और मैं अटक गया आरएएस के अंदर प्रवेश करने से। फिर जब दूसरी बार आरएएस दिया तो उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंटरव्यू के अंदर तो चेक चलते हैं, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम ठहरे ठेठ किसान, क्योंकि कहते हैं कि गंगानगर के एक ही कल्चर है, वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर वाले को ये कहते कि पैसे से एसडीएम बनते हैं तो तुरंत लेकर पहुंच जाता है। लेकिन जो मैंने सामान्य सफल लोगों से जानकारी की तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया कि आप मुख्य परीक्षा के ढंग से तैयारी करो, इंटरव्यू की एक सामान्य तैयारी करो, और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका अंतिम चयन होगा। जैसा कि आज जो हमारे जागरूक अभ्यर्थी ये विद्युत का व्यवधान था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब जब चेक की बात आई थी तो एक बात ध्यान रख लीजिए, अपने दिमाग के खिड़की और दरवाजे खोल लीजिए कि इन परीक्षाओं में कोई भी चेक नहीं चलता। एक ही चेक चलता है, वो है शिक्षा रूपी चेक। एक ही चेक चलता है, वो है मार्गदर्शन रूपी चेक, जो प्रवीण भाटिया सर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान नहीं कर देना है। आपको अपना पूरा समय शिक्षा के अंदर लगाना है, अध्ययन के अंदर लगाना है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद जब दूसरी बार परीक्षा हुई तो मेरा 115वां रैंक आया, और तीसरी बार जब परीक्षा हुई तो मेरा 8th रैंक आया, और उसके बाद मैंने पहली बार आईएएस की ओर रुख किया। यानी कि जब उम्र हो गई थी 27 वर्ष, राजकीय सेवा के हो गए थे 5 वर्ष, तब मैंने आईएएस की ओर रुख किया। इसका मतलब क्या है? मैं बहुत देरी से इस क्षेत्र के अंदर आया, आप तो बहुत जल्दी आ रहे हो। मेरे पास इतनी जागरूकता, इतनी चेतना और इतना अच्छा मार्गदर्शन नहीं था। आपके लिए तो हजारों मोटिवेटर हैं।
हज़ारों की संख्या के अंदर अब ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं। सर मार्गदर्शक हैं, सफल लोगों से आप निरंतर मिलते हैं, आपके बीच से वो लोग निकले हैं, तो आपकी जो सफलता है वो बहुत शीघ्र ही आईएएस के अंदर परिणत हो जाएगी। केवल आरएएस में आपको सफल नहीं होना, आपको आईएएस भी बनना है। एक लक्ष्य छोटा बनाओ, फिर उसके बाद बड़ा लक्ष्य, और जो सीधा बड़ा लक्ष्य बनाना चाहे वो तो श्रेष्ठ है। तो जब 2010 में मैंने 8वीं रैंक प्राप्त की, तब मुझे लगा कि मैं अब आईएएस बन सकता हूँ। उसके बाद मैंने 2010 में इंटरव्यू दिया, 2011 में इंटरव्यू दिया, और उसके बाद जो मेरी पोस्टिंग हुई हनुमानगढ़, निवाई, सवाई माधोपुर एसडीएम के तौर पर, तो आपको पता है वर्तमान में एक उपखंड अधिकारी का कितना ज़्यादा काम होता है, कितने व्यस्त रहते हैं। तो मैं आगे 2012 के अंदर प्री में असफल हो गया, मेरा पीटी पास ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं मेंस में असफल हो गया 2013 में, और पूरी तरह से निराश था, हताश था, टूटा हुआ था। मुझे लगा कि अब मेरी नियति, मेरा डेस्टिनी आरएएस है, और यहीं से 15 साल बाद प्रमोशन लेकर आईएएस बन जाएंगे, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकता। लेकिन मेरे मित्र थे कई, परवीन अडायच जो आईएएस है अभी मध्य प्रदेश में, जितेंद्र सोनी जी जो जालौर कलेक्टर हैं, अजीत जो दार्जिलिंग में पोस्टिंग है, अशोक सुथार जो अभी मुंबई के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर है, हैदराबाद में अभी चूनाराम जी गए हुए हैं, उसके बाद शंकर वर्मा, शंकर जहांगीर, डॉक्टर हुकमचंद, यानी मेरे जो मोटिवेटर थे वो मेरे साथी थे, क्योंकि मेरे साथ साथी थे जिनके साथ मैं तैयारी करता था, और उनमें से एकमात्र मैं ही बचा था जिसके नाम के आगे आर लगा हुआ था, बाकी सभी के नाम के आगे आई लग चुका था। इसलिए वो चाहते थे कि भाई इसको भी आर से आई के अंदर कन्वर्ट करें, इसलिए वो मोटिवेट करते रहते थे। इसी दौरान मैं सवाई माधोपुर जब एसडीओ था तो वहाँ से छुट्टी लेकर चला गया। छुट्टी ली, उस दौरान मेरी चीफ सेक्रेटरी को शिकायत हो गई थी, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उनको शिकायत हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुझे चार्जशीट मिली, कुछ नोटिस मिले, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने इत्मीनान से मुख्य परीक्षा दी थी, क्योंकि विदाउट पे लीव लेना मेरी पुरानी आदत में शुमार था। तो मैंने छुट्टियां ली और मुख्य परीक्षा ठीक ढंग से दी, लेकिन प्री की तैयारी ज़्यादा की। प्री 2 महीने, क्योंकि मैं पहले ठोकर खा चुका था। मेंस की तैयारी 1-1.5 महीने हो पाई थी, हालांकि रेगुलर तो 3-4 घंटे होती थी, लेकिन यदि वास्तव में तैयारी की बात करें तो 1.5-1 महीने मैंने तैयारी की। हालांकि ये सारा का सारा जो प्रतिफल था वो एक लंबी तैयारी का था, 1.5-2 महीने में कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता था। तो उसके बाद जब सफल हुआ, 4 तारीख को दोपहर में, 4 जुलाई को दोपहर में 1 बजे परिणाम आया। जब 1 बजे परिणाम आया तो मैं परिणाम अपना खुद नहीं देखता कभी, क्योंकि जब जब मैंने अपना परिणाम देखा तो मैं असफल हुआ। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, भाई तुम देख के बताना क्या परिणाम रहा। तो किसी ने कहा कि आपकी 3, 4, 5 रैंक है। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि छोटे से सपने वाले व्यक्ति को जब पूरा आसमां मिल जाता है तो वो विश्वास कैसे कर सकता है। तो फिर दूसरे दोस्त से पूछा, तीसरे दोस्त को पूछा, और आधे घंटे के अंदर ये हाल हुआ कि लगातार 4 दिन तक बधाइयों का तांता लगा रहा। ईटीवी वाले, जी मरुधरा वाले, इंडिया न्यूज़ वाले, और एक वहाँ लोकल टीवी है जयपुर का, वो हमारे घर उसी दिन आ गए, और फ़ोन की घंटियाँ लगातार बजती रही। उनको चार्जर में लगाकर मैं चार्ज करता रहा, और 4 दिन तक लगातार 3-3 घंटे सोया और खूब बधाइयाँ बटोरी। जितना सारा संघर्ष था वो आनंद में तब्दील हो गया। वो आनंद, जिस आनंद को लेने की हर बच्चे को और भारत के हर नागरिक की इच्छा होती है कि सर्वोच्च सेवा में जाऊं। ज़्यादा खो गए थे ना। चलिए अब देखिए, इस दौरान एक चीज़ ने मुझे प्रेरक के लिए काम किया। मैं हमेशा कहता था कि मैं आईएएस तो बन के दिखाऊंगा। एक छोटा सा उदाहरण दूं, मेरे को सारे कहते थे कि विजिटिंग कार्ड क्यों नहीं छपवाते और नेम प्लेट क्यों नहीं बनवाते। मैंने आज तक आरएएस के नाम की नेम प्लेट भी नहीं बनवाई। ऑफिस में बनती है वो तो अलग है, वो तो औपचारिकता है। घर के लिए मैंने आरएएस वाली नेम प्लेट नहीं बनवाई। ऑफिस वाले भले ही
जिससे ट्रांसफ़र हो जाता वो दे जाते थे कि सर यहाँ तो कोई काम की नहीं रहेगी। और दूसरा, मैंने विजिटिंग कार्ड भी नहीं छपवाए। मेरे पापा जी भी कहते थे कि विजिटिंग कार्ड तो छपवाओ। मैंने कहा नहीं पापा जी, विजिटिंग कार्ड छपेगा तो आईएएस लिख के ही छपेगा, नहीं तो कभी छपेगा ही नहीं। और नेम प्लेट घर में लगेगी तो आईएएस लग के ही बनेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसके पीछे कारण क्या था? मेरे को कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, मुझे अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा था। मैं ईमानदारी से मेहनत करता था, ईमानदारी से लोगों का भला करता था, और बहुत ईमानदारी से मेरे ये जो बच्चे बैठे हैं, बेटे बेटियां बैठे हैं, ये सारे ईमानदारी से शायद अपने लिए जब दुआएं देते थे उससे भी पहले मेरे लिए एक बार तो दुआएं करते ही थे। तो आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस आई कैन, यस आई कैन, इसका मतलब क्या है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और चाहे मेरी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सामाजिक स्थिति भी कैसी भी हो, राजनीति के अंदर हमारी दखल अंदाजी हो या नहीं, बस मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति है, एक जुनून है, एक जज्बा है, एक जोश है, एक आत्मविश्वास है जो मुझे सफलता के सर्वोच्च सोपान के ऊपर ले जा सकता है। तो आप सभी को ऐसा ही जोश, जुनून और जज्बा अपने आप में बनाए रखना है। जब तक ये जिंदा रहेगा आप हमेशा युवा रहोगे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि पद प्राप्त करना ही बड़ी बात नहीं, उस पद को सार्थक करना, उसे साकारित करना, उसे मानव हित के अंदर लगा देना, ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पूछा, हालांकि ये लाइनें मैंने, मेरे एक दोस्त हैं रामनिवास यादव जी, आईपीएस हैं, अभी डीआईजी हैं सिक्किम के अंदर, उन्हीं से चुराई थी। तो उन्होंने पूछा कि आपको आईएएस बनने, वो आईएएस बनने के बाद कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा सर, मैंने आईएएस बनने के लिए उन पलों को खो दिया जिनके लिए लोग जिया करते हैं। तो वास्तव में आपको अपने आप का जो ये वर्तमान में कीमती समय है, जो युवावस्था है, जो जवानी है, जो जोश है, इसको पूरी तरह से पढ़ाई के अंदर डिवोट करना होगा। अदरवाइज हम इतनी कठिन, भारत ही नहीं विश्व की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है भारतीय प्रशासनिक सेवा, क्योंकि यहाँ उत्तीर्ण करने के बाद 5-5 करोड़ के तो वार्षिक के पैकेज आते हैं जो आईआईटी और आईआईएम करने वाले को भी नहीं मिलते। अमेरिका से आते हैं पैकेज कि आप ये लो, छोड़ करके हम आपको 30 साल गारंटी देते हैं, आप हमारे यहाँ कंपनी में आके काम करो। तो इतना बड़ा पैकेज हासिल करना है आपको, और हमें तो सेवा का पैकेज हासिल करना है, तो आपको कठोर मेहनत करनी ही पड़ेगी। अंत के अंदर यदि अपनी इस पूरी यात्रा को 2 पंक्तियों में समेटूं तो कहूँगा कि अपनी ज़मीं, अपना आकाश पैदा कर, अपना एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कब मिलती है ज़िंदगी, मेरे दोस्त अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। यहाँ अभिभावक कौन कौन आए हुए हैं? ज़रा हाथ खड़े करिए। कुछ अभिभावक आए हैं। मैंने बच्चों से विशेष आग्रह किया था जो मेरे टच में है, जैसे दिव्या बिटिया है, या सिकंदर है, कन्हैया है, या हमारा कौशल है, महेंद्र है, इन सबको मैंने कहा था कि अभिभावकों को ज़रूर लेके आना। चलिए आप बता देना कि सर ने हमारे लिए ये बात कही है। तो अभिभावकों का विशेष योगदान होता है, क्योंकि जो शिक्षा रूपी त्रिकोण है उसके अंदर एक कोना अभिभावक है, दूसरा विद्यार्थी है और तीसरा शिक्षक है। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो जो सफलता है और जो तैयारी है, उन दोनों के बीच की दूरी कम नहीं, बेहद कम हो जाती है, अन्यथा ये दूरियां थोड़ी बढ़ जाती हैं। हमारे इस क्षेत्र का थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम खेती में तो प्रवीण थे, लेकिन शिक्षा के अंदर उतने आगे नहीं थे। लेकिन वर्तमान में वो दिन आ गया है जब हमारा सूरतगढ़ भी कोटा की तरह या अन्य बड़े नगरों की तरह शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात होने लगा है। अभिभावक, जिन्हें हम पिता भी कह सकते हैं, माता भी कह सकते हैं, तो हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र या उसकी पुत्री आगे बढ़े। कहते हैं कि हर गुरु की इच्छा होती है कि वो शिष्य से परास्त हो, और हर पिता की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र से परास्त हो, क्योंकि परास्त होने के अंदर जो गौरव का अनुभव, जो सम्मान का अभाव और जो गर्व का अनुभव उनको होगा, उतना कभी नहीं होगा।
इसलिए आपके जो पिता हैं वो हमेशा चाहते हैं आप उन्नति करें। आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, उसके पीछे उनका अपना हित नहीं होता, आपका हित होता है, आपका भविष्य होता है, आपकी सफलता होती है। तो सबसे पहले अभिभावकों को मैं कहना चाहूँगा कि कैसे कैसे मंजर नज़र आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, आओ इस तालाब का पानी बदल दे दोस्तों, अब यहाँ के फूल कुम्हलाने लगे हैं। क्योंकि वर्तमान में अभिभावक वही परंपरागत रवैया अपनाते हैं, बच्चे को उसी तरह से डांटना, डपटना, बच्चे के ऊपर उतना ही कठोर अनुशासन। लेकिन ये सदी 20वीं नहीं है, ये 21वीं सदी है। ये 21वीं सदी का युवा है जो सही बात को समझता है और आगे बढ़ता है। तो मैं अभिभावकों से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा और दंडवत उनके पास बैठकर कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को आगे आने के लिए, विशेषकर बेटियों को पूरी स्वतंत्रता दें, पूरा खुलापन दें, पूरा मार्गदर्शन दें और पूरी तरह से जिस चीज़ की उनकी इच्छा हो, जिस शिक्षा दीक्षा की उनको इच्छा हो, वहाँ पढ़ने के लिए भेजें, वो किताबें दिलाएं। क्योंकि लड़कों को तो फिर भी सारी सुविधाएं मिल जाती है, हमारी बेटियों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो पहला आग्रह विशेष रूप से हमारे अभिभावकों के लिए कि वो अपने बच्चों को जो उनकी इच्छा है उसी के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने दें, किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव उनके ऊपर न डालें। अब जो दूसरी बात है, एक बात बताइए, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उनके 50% से ज़्यादा किन किन बच्चों के अंक हैं मैट्रिक में? सभी बच्चों के हैं। तो मेरे जो अंक थे वो यदि अंक तालिका आपसे तुलना करूं तो आप सभी से मेरी अंक तालिका कम थी, क्योंकि मैंने 10वीं कक्षा में मात्र 53% अंक प्राप्त किए थे। इसका मतलब मैं IAS बन सकता हूं, तो हमारे यहाँ कितने सारे बच्चे IAS बन सकते हैं? सारे IAS बन सकते हैं ना? हाथ खड़े करो ऊपर। और जो 2 बार बन सकते हैं वो दोनों हाथ खड़े करो। क्यों नहीं बन सकते भाई? एक बार IAS बनेंगे। हमारे गोविंद शर्मा जी थे, उनको राजस्थान का ऑर्डर नहीं मिला था, पहली बार IAS की परीक्षा में टॉप आई, IAS बने, दोबारा फिर IAS की परीक्षा दी, फिर IAS में टॉप किया और राजस्थान का ऑर्डर मिला। तो हो सकता है ना 2 बार IAS? देखिए, हम सभी IAS बन सकते हैं। अंक तालिका और सफलता का कोई भी समानुपातिक और सीधा संबंध नहीं होता। सामान्यतः कहा जाता है कि जो मेरिट में आया बच्चा है, जो इंटेलिजेंट है, वही IAS बनता है। लेकिन मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता दूं, जो सबसे इंटेलिजेंट होता है ना कक्षा के अंदर, वो तो चला जाता है सरकारी नौकरियों के अंदर छोटी छोटी, जैसे कोई पोस्ट ऑफिस के अंदर मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो गया, या उसी समय उन्होंने MBA कर ली, IIT कर लिया, उन निजी क्षेत्र के अंदर चला जाता है। जो हमारी तरह मध्यम रहता है ना, वो किस में चला जाता है कि भाई अपने को तो कुछ आता जाता नहीं है, BCom कर ली, अब MA कर लो और तैयारी कर लो। तो हमारे जैसे IAS RAS की तैयारी करने शुरू कर देते हैं, जो मध्यम होते हैं। जो उससे भी कमज़ोर होते हैं, जो 3rd डिवीज़न से पास होते हैं, वो नेता बनते हैं, वो इन दोनों के ऊपर शासन करते हैं। और जो बिल्कुल फेल हो जाते हैं ना, तो वो डॉन बन जाते हैं, वो सब पर शासन करते हैं। इसका मतलब क्या है? सफलता और अंक तालिका का कोई संबंध नहीं है। याद रखें, बच्चों का कंपैरिजन दूसरों से कभी नहीं करना कि वो तो होशियार है और तू नालायक है। बस कंपैरिजन इतना ही हो कि बेटा अगली बार अपने को और बेस्ट करना है, अब तुमने गुड कर लिया है, बेटर की ओर जा रहे हो, अब अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। यानी बच्चों पर किसी भी प्रकार का अंकों का और मात्रात्मक दबाव नहीं होना चाहिए। अपने चल दूरभाष यंत्रों को पूरी तरह शांत कर लेवें, मैंने भी शांत कर लिया है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम सफलता के उदाहरण देखें, तो यदि हम बिल गेट्स को देखें तो उन्होंने अपने जीवन में कभी ग्रेजुएशन नहीं किया था। धीरू भाई अंबानी तो पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे। इसके बाद अब्राहम लिंकन बचपन में जूते सिलते थे। ओबेरॉय तो होटलों में सर्व किया करते थे। रजनीकांत तो बस कंडक्टर थे। और माननीय जो कलाम साहब, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, वो खुद अखबार बेचते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद चाय बेचते थे। इसका मतलब क्या है?
इन सभी उदाहरणों से क्या सीख मिलती है? इनसे सीख मिलती है कि ज़िंदगी वह नहीं जो आपको मिलती है, ज़िंदगी वो है जैसा आप उसको बनाते हो। तो ज़िंदगी को बनाना और ज़िंदगी को बिगाड़ना, ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। बच्चों को बनाने में और बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा योगदान अभिभावकों का होता है, क्योंकि अभिभावक ही वह कड़ी है जो सबसे ज़्यादा समय बच्चों के साथ गुजारता है। इसलिए यदि आप पर कोई दबाव डाले तो कह देना, पापा मेरी परफॉर्मेंस 0 हो जाएगी, मुझे हीरो बनाना है, तो गुरुजी ने ये उदाहरण बताए थे, ये देख लो। इन्होंने अंक तालिका पर ध्यान नहीं दिया और ये अपने जीवन में सबसे सफल व्यक्ति थे। पिकासो के बारे में आप सभी जानते हैं। पिकासो की माँ पिकासो को कहा करती थी, वो कहती थी कि आपको जो बनना है वो बेस्ट बनना है। आप स्वीपर बनो तो ऐसे स्वीपर बनो कि वैसी सफाई दुनिया में कोई न कर सके। पेंटर बनो तो ऐसे पेंटर बनो कि वैसी पेंटिंग कोई दुनिया में नहीं कर सके। यदि संगीत के अंदर आगे बढ़ना है तो आप बीथोवन बनो, और यदि पोइट्री और नोवेल के अंदर आगे बढ़ना है तो शेक्सपियर बनो। तो पिकासो की माँ ने पिकासो को कहा, इंग्लिश के अंदर है कुछ पंक्तियाँ, कि व्हेन यू हैव टू से टू स्वीप द स्ट्रीट, कि जब आपको कहा जाए कि आप सड़क साफ करिए तो यू स्वीप द स्ट्रीट सो वेल, आपको वो गली इस तरह से साफ करनी है एज माइकल एंजेलो पेंटेड, जिस तरह से माइकल एंजेलो पेंट करते थे, यानी पेंटिंग बनाते थे। बीथोवन कंपोज द म्यूजिक, शेक्सपियर रोड द पोएट्री, सो बोथ द होस्ट ऑफ अर्थ एंड हेवन, यानी कि स्वर्ग या धरती का कोई भी व्यक्ति वहाँ से गुजरे तो पासेज पोज टू से, तो उस सफाई को देख करके रुक जाए और कहे कि हेयर लिव्ड ए ग्रेट स्ट्रीट स्वीपर हु डिड हिज जॉब वेरी वेल, यानी कि आपको जो काम हाथ में मिले उस काम को पूरी तरह से लगन, मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करना है। यही सफलता की कुंजी है। सफलता के लिए कोई आसमान से अलग से एलियन नहीं आते, कोई भगवान नहीं आते। इसी मानव ने उन सागर की अथाह गहराइयों को नापा है, उस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छुआ है, उन भयंकर रोगों के ऊपर विजय प्राप्त की है जो हमारे बीच से ही ऊपर उठे हैं। इसलिए जो भी हमें काम करना है वो पूरी तरह से डेडिकेशन से, मेहनत से और अपना 100% उसको देना है, ताकि कभी मन में गिला शिकवा नहीं रहे कि हमने इस काम को पूरी तन्मयता से नहीं किया। इसके बाद एक छोटी सी बात और, विशेष रूप से अभिभावकों को, वर्तमान में जो ज़माना है वो आईटी फ्रेंडली हो चुका है। हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल हैंगआउट है, ये और बहुत ऑनलाइन चीज़ें हैं। इनका 2 तरह से प्रयोग होता है, एक यूज़ होता है और दूसरा मिसयूज़ होता है। जब हम इनको अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते हैं या थोड़ा बहुत सोशल बनने के लिए तो होता है यूज़। अदरवाइज़ जब हम रात को सोते वक्त फेसबुक देखना या व्हाट्सएप देखना शुरू करते हैं कि भाई बस 10 मिनट के लिए मैसेज पढ़ लूँ, तो मैसेज पढ़ते पढ़ते कैसे 4 घंटे बीत जाते हैं, रात को 2 बजे तक चैटिंग चलती है, वो बहुत गलत है, वो मिसयूज़ है। ये जो साधन हैं ये मानवता के निर्माण के लिए हैं, विनाश के लिए, हमारी सफलता के लिए है, असफलता के लिए नहीं। आप इनका पॉजिटिव यूज़ कीजिए। मैंने भी इनका पॉजिटिव यूज़ सर से करना सीखा, विजय से भी करना सीखा, क्योंकि मेरी आदत है कि जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिले वो ग्रहण करता रहे। तो मैंने भी एक आपनो मिशन के नाम से कुछ दिन ग्रुप बनाया। हालांकि अब पर बच्चे ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, मैं उस पर कम एक्टिवेट रहता हूँ। मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस करता था। तो आपको जब यूज़ करना है उस ऑनलाइन पोर्टल का, तो आपको पॉजिटिव यूज़ करना है, अपने अध्ययन के लिए प्रयोग करना है, न कि अपने टाइम को ज़ाया करने के लिए। तो बताइए, आज से व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर जो हमारे मित्र हैं उनको 10 मिनट से ज़्यादा कौन कौन समय देगा? हाथ खड़े करिए। कोई नहीं देगा ना?
सारे 10 मिनट से ज़्यादा उसको समय नहीं देना है, क्योंकि 10-15 मिनट से ज़्यादा आपने समय दिया ना तो आपका टाइम पढ़ाई वाला कट हो गया, आपकी सफलता उतनी दूर हो गई। क्योंकि ज़िंदगी में अवसर बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि अवसर आपके दरवाज़ा खटखटाते हैं, नहीं तो आप दरवाज़ों को खटखटाते हुए पीटते हुए रह जाओगे और ज़िंदगी में असफल हो जाओगे। तो आपको हमेशा इन चीज़ों का यूज़ करना है। और आपको एक छोटी सी सूचना भी दे देता हूँ कि मैं खुद आपनों के नाम से ऑनलाइन वेबसाइट बनाऊँगा और मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है कि मैं जो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का पेपर है और राइटिंग स्किल का जो पेपर है वो सारा का सारा ऑनलाइन छोड़ दूँ, ताकि मेरी यहाँ प्रत्यक्ष आवश्यकता ही नहीं रहे। सारा का सारा आप तो यूट्यूब से देखो, डाउनलोड करो और रोज़ मुझको सुनते रहो और उससे जो भी चीज़ें सीखने को मिले वो सीखते रहो, और जो मेरी कमियाँ हैं उनमें उसके लिए मुझे प्रेरित करते रहो कि ये कमियां हैं सर, आप इन कमियों को दूर करिए। तो मैं जल्द ही क्या है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी आ जाऊंगा, जो विशेषकर मैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के विद्यार्थियों के लिए आ रहा हूं, ताकि जो शैक्षिक पिछड़ापन है इसको दूर करके यहाँ शिक्षा की क्रांति और वैचारिक क्रांति लाई जा सके। अब एक और अंतिम चीज़ अभिभावकों के लिए, अब मुमकिन है सफ़र हो और भी आसान, साथ चल कर तो देखो, थोड़ा तुम बदल कर देखो, थोड़ा हम बदल कर देखें। अपने माता पिता को थोड़ा बदलो, उनको भी थोड़ा बहुत हाईटेक बनाओ और कोशिश करो कि घर पर एक मैगज़ीन और एक अखबार नियमित रूप से आए, क्योंकि जब हम किसी पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं ना तो एनर्जी का पॉजिटिव सोर्स हमें वहाँ से मिल जाता है। रोंडा बर्न ने द सीक्रेट में कहा था, उसमें एक नियम है जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, यदि आप बुरा सोचोगे बुरा बन जाओगे, अच्छा सोचोगे अच्छा बन जाओगे, और यदि आपने सफलता के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपकी सफलता दिलाने के अंदर आपको लग जाएगा और अंतिम रूप से आप अवश्य सफल होगे। तो उस आकर्षण के नियम के आधार पर आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हर जगह से ग्रहण करनी है, और जो नेगेटिव एनर्जी है उसे डार्क जोन के अंदर डाल देना है, यानी अपने आप से उसे दूर कर देना है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब गुरुजनों के लिए, गुरुजन कौन कौन है? जो विद्यालय में पढ़ाते हैं या वैसे पढ़ाते हैं, या जिन्होंने मेरे को भी पढ़ाया यानी मेरा इंटरव्यू लिया था। हाथ खड़े करो ऊपर। ठीक ठाक है, कुछ तो हाथ खड़ा नहीं कर रहे, उनको शर्म आ रही है कि हम गुरुजन कैसे हो गए, हमारी उम्र ही क्या है अभी, तो अभी से हमको गुरुजन बना दिया। ठीक है, तो देखो गुरु पूर्णिमा अभी गई है, तो गुरु पूर्णिमा के अंदर ऊपर इन सभी गुरुओं को मेरा शत शत नमन, क्योंकि कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। क्योंकि जो गुरु है वही गोविंद के बारे में, ईश्वर के बारे में और हमारे आगे की जो राह है उसके बारे में बताता है। गुरु के बारे में कहा जाता है कि अस्तो माँ सद्गमे। अस्तो माँ सद्गमे का मतलब क्या है? निर्वाण उपनिषद की बहुत छोटी सी प्रार्थना है, जितनी छोटी उतनी ही गहरी, उतनी ही विराट, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो अंधकार से मुक्ति दिलाए और प्रकाश की ओर लेके जाए वही गुरु होता है। तो अस्तो माँ सद्गमे की तरह बच्चों को हमेशा गुरु ये पाठ देते रहते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चह अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो गुरुजनों को कहूँगा कि ये जो पंच लाइन है ये बच्चों को हमेशा याद दिलाएं। काक चेष्टा, काक की तरह हमारी क्या होनी चाहिए? चेष्टा, चीज़ों को ग्रहण करने की इच्छा। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगुला जब पानी के अंदर चोंच मारता है तो सीधा क्या देखता है? मछली आएगी तभी अपनी चोंच को मारेगा। श्वान निद्रा, हमारी जो निद्रा है वो डॉग जो श्वान होता है उसकी तरह होनी चाहिए। आपने देखा है ना, जब भी कुत्ता हमारे घर के आसपास होता है जैसे ही आवाज़ आती है तुरंत उठ जाता है और 1 सेकंड बाद पुनः सो जाता है। वैसी निद्रा होनी चाहिए। निद्रा ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारी कि हम एक बार अलार्म लगाया 5 बजे का कि नहीं यार, एक बार बंद किया फिर 1 घंटे बाद स्नूज होगा उसका, यानी वापस बजेगा वो। फिर 1 घंटे बाद 7 बज गए कि यार अब तो 8 बज गए, अब तो मुर्गे वुर्गे खुद भी सो गए बोल करके अब हम उठते हैं। ऐसा नहीं होना। हमें श्वान निद्रा यानी निद्रा हमारी होनी चाहिए रात के अंदर 4 से 5 घंटे और दिन में
1 घंटे, ताकि हम पूरी तरह से रिफ्रेश रहें 24 आवर्स। उसके बाद है अल्पाहारी, हमें आहार कम से कम ग्रहण करना है। आहार कम ग्रहण करने का मतलब आपको गरिष्ठ भोजन ज़्यादा नहीं करना। गरिष्ठ भोजन की 2 हानियाँ, पहले आपका मोटापा बढ़ाएगा, आपके अंदर बहुत बीमारियां पैदा करेगा, और दूसरा आपको निद्रा दिलाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगी। इसलिए रोटियां गिन के खानी है, चिन के बिल्कुल नहीं खानी, ये विशेष ध्यान रखना है अपने को। और गृह त्यागी, हमें कभी भी होम सिकनेस नहीं रखनी। होम सिकनेस का छोटा सा उदाहरण दूं कि जब मैं पीटीटी के लिए हनुमानगढ़ गया था तो मैं रोता था। डेली आती थी मम्मी जी और पापा जी की याद, रोज़ रोता, रोज़ बात करता था उनसे। लेकिन आज मेरे से किसी ने पूछा कि अब आईएएस मिल गया, काडर कौन सा मिलेगा? मैंने कहा यार देख, राजस्थान मिल जाए तो ठीक है, लेकिन बाहर का मिले तो और भी ठीक है, क्योंकि राजस्थान में दबाव ज़्यादा महसूस करूँगा और फ्री हैंड काम नहीं कर सकूँगा। जबकि बाहर उन क्षेत्रों में मिले, मैंने ये सोचा कि मेरे को बिहार मिले, छत्तीसगढ़ मिले, झारखंड मिले, यानी यूपी मिले, उन क्षेत्रों में मिले जहाँ काम करने का मौका हो, जहाँ अपार संभावनाएं हों, ताकि मेरे अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको उन संभावनाओं के अंदर परिणत कर सके, उस क्षेत्र की सेवा कर सकूं। और सामान्यतः रैंक भी ऐसा ही आया है कि बाहर तो जाना ही है, तो बाहर जा कर के आराम से सेवा करूंगा। यानी मेरे अंदर होम सिकनेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे घर जाना है। साल में 4, 5, 6 दिन का मौका मिलता है, उतना ही पर्याप्त है। अपने माता पिता से मिल लेता हूँ, प्रतिदिन बात कर लेता हूँ, इतना बहुत है। बात रोज़ करता हूँ, शायद ही कोई दिन बीते जिस दिन मैं अपनी मम्मी जी से बात नहीं करता, उनसे बात मैं ज़रूर करता हूँ। घर वालों से हमारे को इमोशनल सपोर्ट मिलती है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट हमारी कमज़ोरी या वीकनेस नहीं होनी चाहिए। इसलिए सब बच्चों को घर त्याग देना है, यानी कि घर से दूर रहकर ही पठन पाठन करना है। हमारी गुरुकुल परंपरा भी यही कहती थी, इसीलिए तो भेजते थे गुरुकुल के अंदर, ताकि वहाँ बच्चा 24 घंटे क्या रहे, सीखता रहे। और यहाँ तो माहौल भी गुरुकुल जैसा है। भाटिया आश्रम तो परिवार है, जहाँ पर सब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है कि जो भी गुरुजन है उनको विद्यार्थी की क्षमताओं के बारे में बताना है। बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। विद्यार्थी की क्षमताओं के बारे में गुरुओं को बताना है। स्वामी विवेकानंद जी एक कहानी कहा करते थे, उस कहानी का सार मैं बताना चाहूँगा। एक बार एक शेरनी थी, वो गर्भावस्था में थी, गर्भिणी थी। तो जब वो पहाड़ से गुजर रही थी तो शेरों की आपस में लड़ाई हुई और शेरनी भेड़ों के झुंड के अंदर गिर गई। जब भेड़ों के झुंड के अंदर वो शेरनी गिर गई तो वहीं उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया, और जो बच्चा था वो उन्हीं शेरों के, वो जो भेड़ों का झुंड हो गया, यानी भेड़ें थी वो उसको साथ ही लेकर के चली गई। अब वो जैसे जैसे भेड़ों के साथ रहता, उनके साथ जीवन यापन करता, तो हमने मोगली नाटक तो देखा ही था कि किस तरह से मानव पशुओं की तरह बिहेव करता है, तो वैसे ही वो शेर भेड़ों की तरह बिहेव करने लग गया, यानी वो शेर भेड़ हो गया। एक दिन एक शेर उसके पास आया और उसने कहा तुम शेर हो। वो डर के भाग गया और पूरी तरह से कांपने लग गया, उसे पसीने आने लग गए, क्योंकि वो अपने आप को भेड़ ही समझता था। तो उस शेर ने क्या किया, उस बच्चे को नदी के तट के ऊपर लेके गया और वहाँ उसका चेहरा दिखाया। जब उसने अपना चेहरा देखा तो उसको लगा कि अरे मेरी शक्ल तो इसकी तरह मिलती है, तो तुरंत वो गुर्राया और गरजा, और उसकी गरज से पूरा का पूरा जंगल कांप उठा। वो भेड़ों का पूरा झुंड गायब हो गया। यानी उस दिन उसको उसकी क्षमता का, उसकी प्रतिभा का और उसकी योग्यता का और जंगल में राजा होने का पता चल गया। तो गुरुजनों का काम क्या है? जैसा अभी सर ने कहा, मोटिवेटर का काम। आपको बच्चे को उसकी क्षमता के बारे में बताना है। कभी नहीं कहना कि वो असफल हुआ है या असफल हो सकता है, या इस बार प्री पास हुआ तो तू जिंदगी में पास ही नहीं हो सकता। यदि मैं बागड़ी में कहूँ अपनी भाषा में तो क्या कहते हैं कि भैया तू तो खेती लाग जा, अब पढ़ाई घनी होगी, कहते हैं ना, ऐसे है या नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको उदाहरण बताऊं, मेरा दोस्त है दलपत सिंह राठौड़, 5 बार 10वीं और 12वीं में असफल हुआ, बाद में आरएएस में 55वीं रैंक आई थी उसकी। क्या
फेल होना और सफलता में कोई संबंध है क्या? बिल्कुल संबंध नहीं होता। इसलिए जिस तरह से शेर को अपनी क्षमता का पता चला, उसी तरह से बच्चों को उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी के बारे में बताएं और उस प्रतिभा को उस पुरुषार्थ से, परिश्रम से और मेहनत से सींचें कि वो सफलता के अंदर रूपांतरित हो जाएं। तो सब शिक्षकों को जो आज हैं या भविष्य में बनेंगे, या शिक्षक केवल स्कूल में पढ़ाने वाला वो नहीं होता, हर व्यक्ति शिक्षक होता है, क्यों किसी न किसी को किसी न किसी रूप के अंदर वो पढ़ाता रहता है। तो उसको हमेशा क्षमता के बारे में बताना और मोटिवेट करना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना। आपको बहुत पाप लगेगा, पाप नहीं महापाप होगा वो। इसके बाद एक और छोटी सी चीज़ कलाम साहब के बारे में कहूँगा। कलाम साहब के बारे में अभी एक खुला पत्र आया था, वो ऑडियो फॉर्म के अंदर सभी जगह उपलब्ध भी है, उसको मैं सुनाना चाहूँगा, विशेषकर गुरुजनों के लिए। कलाम साहब को जो खुला पत्र लिखा उसमें कहा गया कि कलाम साहब, आप पर हमें बहुत गुस्सा आता है। आप क्या सिखाकर चले गए इस दुनिया को? आपने अपने जीवन काल में केवल 2 ही छुट्टियाँ ली, एक अपने पिता के निधन पर और दूसरी माता के निधन पर। आप तो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, आपको तो छुट्टियाँ लेनी चाहिए थी और आप तो कितना भी आनंद उठा सकते थे, लेकिन आपने हमें काम की लत क्यों लगाई? इतना काम क्यों करते थे आप? एक और नाराज़गी भी है आपसे कि आपने मिसाइल क्यों बनाई, वो चीज़ जिससे भारत महाशक्ति बन गया और पड़ोसी देश थरथराने लगे। आप एक बैग लेकर राष्ट्रपति भवन में आए और एक बैग लेकर वापस चले गए। आपके बाद वाले तो पूरे के पूरे ट्रक भर कर चले गए, और आज तो ज़माना ऐसा है जब चपरासी के घर भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। आप एक और चीज़ क्या सिखा गए? कितने सादगी पसंद और शालीन थे आप कि कोई भी जब आपके दर आता तो आपको ऊंची कुर्सी लगाना पसंद नहीं था। यदि कोई ऊंची कुर्सी लगा दी जाती तो आप उसे डांट डपट कर बराबर की कुर्सी लगाने के लिए कहते। ऐसा क्यों किया आपने? एक बात और जो आपकी बहुत गलत लगती थी वो थी कि आप किसी पर रोब नहीं जमाते थे, सबको अपने मित्रों की तरह समझते थे। कितनी गलत बात थी। आज तो एक पार्षद बनने के बाद जो नेता होता है वो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने आसपास के परिवेश को भूल जाता है, और आप तो एक राष्ट्रपति थे, आप में रोब क्यों नहीं था? एक और बात से नाराज़गी है, राष्ट्रपति का वेतन तो 1 लाख रुपए से ऊपर होता है, उसकी सुविधाएं अलग होती है, लेकिन जब आपके परिवार वाले घूमने के लिए दिल्ली आए तो उनका सारा खर्चा घूमने का आपने उठाया, और जितना वेतन आपके खाते में था सारा का सारा एनजीओ को दान दे दिया। कैसे इंसान थे आप? आप अपनी सफलता का सारा श्रेय जूनियर और टीम को दे देते थे। यदि किसी निजी क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई कर ले तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ तो श्रेय लेने की होड़ मची रहती है। और आप कैसे इंसान थे? शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी है कलाम साहब। मुझे पता है कि आप भारत भूमि के ऊपर वापस लौट कर आओगे। कलाम साहब, अगली बार ये जो शिकायत की लिस्ट है इसे याद रखना, या तो आप हमें अच्छाई मत सिखाना, या आप इस धरती के ऊपर भारत के भाग्य विधाता बनकर लौट कर आना। आप हमें इसी तरह सिखाते रहना और आप हमेशा हमारे दिलों में इसी तरह जिंदा रहना। कलाम साहब को श्रद्धांजलि। ये कलाम साहब को श्रद्धांजलि है उन गुरुजनों की ओर से, हमारी ओर से। हमें हमेशा काम करना है और एक आदर्श पेश करना है, क्योंकि एक अच्छा जो शिक्षक होता है वो मोटिवेटर होने के साथ साथ एक आदर्श भी होता है, जैसा कि हमारे गुरुजी हैं, भाटिया जी हैं। ये हमेशा आदर्श पेश करते हैं, सादगी, सरलता और सहजता की साक्षात मूर्त। हमें भी ऐसा रहना है। सादगी का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या पहनते हैं और क्या नहीं पहनते, क्या खाते हैं क्या नहीं पहनते। सादगी का मतलब केवल इतना होता है कि जो आपके विचार हैं वो आधुनिक होने चाहिए, विचार साइंटिफिक होने चाहिए, जाति का, धर्म का, क्षेत्र का ये कोई भेद न हो। इस तरह से हमें सबको साथ लेकर चलना है, जैसा हमारे कलाम साहब लेकर चला करते थे। तो हमें हमेशा ऐसा ही बनना है। और गुरुजनों के लिए 2 पंक्तियाँ कहूँगा कि है अंधेरे बहुत
तुम सितारे बनो, डूबतों के लिए तुम किनारे बनो। इस ज़माने में बेसहारा बहुत है, तुम सहारे न लो, केवल सहारे बनो, केवल सहारे बनो। अब बात आती है हमारे एस्पिरेंट की, हमारे विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए थे जिनका नाम था रेनपा। जब रेनपा ने अपना संस्मरण लिखा तो उस संस्मरण में लिखा कि जब मेरे को पहली बार शिक्षा के लिए भेजना था तो मेरे माता पिता ने मेरे को रात को कह दिया कि बेटा सुबह तुमको स्कूल भेजना है और तुम सीधे नौकर के साथ स्कूल चले जाना और हमें याद मत करना, क्योंकि यदि तुमने हमें याद किया तो तुम देखकर हमें रोने लगोगे और जब तुम रोए तो हो सकता है हम तुम्हें वापस बुला लें। तो जो रेनपा थे वो सुबह सुबह उठे। उठने के बाद उन्होंने नहाए धोए और तैयार होकर चल दिए। हालांकि उनके आंसू आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उन सभी आंसुओं को पी लिया। और उनके माता पिता ने उनको ये भी कहा था कि तुम चलते जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। हम तुमको देखते रहेंगे, हम तुम्हारी राह देखते रहेंगे कि तुम सही जा रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हें कभी मुड़कर पीछे नहीं देखना। तो रेनपा ने अपने संस्मरण में लिखा कि उस समय मुझे लगा कि दुनिया की सबसे क्रूर मेरी माता है और दुनिया का सबसे निर्दयी मेरे पिता हैं, लेकिन जब मेरे को विद्यालय भेजा, जब मैंने शिक्षा प्राप्त की और मुझे उन्होंने अपने सारे दायित्व, अपनी वंश की परंपराएं सौंपकर मुझे और मेरी क्षमताओं के ऊपर अपना विश्वास दिलाया, तब मुझे लगा कि शायद मेरे से खुश नसीब कोई नहीं है और वो माता पिता के द्वारा मुझे भेजना था, मेरे कर्तव्यों की याद दिलाना था कि मैं आज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुका हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे माता पिता हमें कुछ कहते हैं तो शायद उनके पीछे उनकी बहुत सारी आशाएं होती है। हमें भी उन माँ की आंखों की जो झुर्रियाँ हैं और पिता के झुके हुए जो कंधे हैं और हमारे आसपास के लोगों का विश्वास है और हमारे दोस्तों की दी हुई हिम्मत है, इन सभी पर खरा उतरना है। यदि इनके ऊपर खरा उतरना है तो आपको लगातार आगे बढ़ते जाना है, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने वाले कभी सफल नहीं होते। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें केवल और केवल आगे बढ़ते रहना है और कुछ नहीं। चाहे असफल हो जाएं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मुझे पक्का विश्वास है 6ठी बार आप जरूर सफल हो जाओगे, क्योंकि सभी सफल लोगों की कहानियां यही कहती हैं।